हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारी क्लास 8th की साइंस की बुक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें राइट डाउन कराया था और अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, हमारा इसमें प्रोसेस क्या है, डी। इसके पहले हमने प्रोसेस सी तक स्टडी कर लिया था, विडिंग। आज हम पढ़ेंगे डी। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया हुआ है, थ्रेसिंग। व्हेन द क्रॉप मैच्योर दे आर कट। कह रहा है कि जब क्रॉप जो होते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि एकदम तैयार हो चुके हैं, दे आर कट, तब उनको हम क्या करते हैं, कट किया जाता है, उनको कट करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। और ये प्रोसेस जो है ये हार्वेस्टिंग कहलाता है। यानी कि क्रॉप्स के तैयार हो जाने के बाद उसको कट करके, फील्ड से उसको कट करके उसको घर लेके आना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हार्वेस्टिंग। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अब जो क्रॉप्स हमारे पास आया है, उस क्रॉप में उसके हस्क वगैरह, यानी कि अनवांटेड चीज़ें, मतलब उसका जैसे प्लांट है ना, गेहूं है, तो वो गेहूं अकेले वैसे तो रहेगा नहीं, गेहूं का दाना है ना, वो क्या होता है, छिलके के साथ रहता है, उसको हम बोलते हैं चैफ। ठीक है, जो उसमें चीज़ें जो हमको अलग करना है, उसका ये जो भूसा होता है, जो हस्क होता है ना, वो सारी चीज़ें जो अलग करेंगे वो कहलाता है चैफ। तो जो हमने हार्वेस्टेड क्रॉप जो हम फील्ड से लेके आए हैं, उसमें सीड तो रहते ही हैं, यानी कि गेहूं के दाने तो रहेंगे ही। अगर गेहूं है या चावल है तो वो दाने तो रहते ही हैं, लेकिन साथ में वो कवर्ड रहते हैं चैफ के साथ। ठीक है, जिसको हमको अलग करना होता है। तो इनको अलग करने का जो प्रोसेस होता है, मतलब दाने अलग हो जाएं, हम तो केवल दानों का इस्तेमाल करेंगे, तो दाने अलग हो जाएं और बाकी चीज़ें जो हैं, जो वेस्टेज मटेरियल है, वो अलग हो जाए, उसको अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं थ्रेसिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। अब मशीन के द्वारा ये काम किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंबाइन। कंबाइन मशीन होती है जो कि विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। वो जो कंबाइन मशीन अब आ रही है, वो हार्वेस्टर भी होती है और थ्रेसर भी होती है। यानी कि वो फसल को डायरेक्टली फील्ड से निकालते भी चलेगी, काटते भी चलेगी, और साथ में उसको थ्रेसिंग भी करती चलेगी। यानी कि उसमें से हस्क जो है, अनवांटेड चीज़ें जो है, जो उसका भूसा वगैरह है, वो चीज़ें उसको सेपरेट भी करती चलेगी। यानी कि हमको वहाँ से क्या मिलेगा, केवल हमको ग्रेन्स मिलेगा। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू अ सेपरेशन ऑफ ग्रेन। अगर जो है, जो छोटे स्तर पे, ये तो हम कंबाइन का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमने फसल बहुत लार्ज स्केल पर हमने उगाया है, तो हम कंबाइन मशीन मंगवाते हैं। वो मशीन फील्ड में चलती रहती है और वो क्या करेगी, एक साथ ही फसल को काटते भी चलेगी और उसको छिलके से अलग भी करती चलेगी। ठीक है, दोनों ही काम एक साथ हो जाता है। लेकिन अगर हमने जो कुछ फार्मर जो कि बहुत छोटे स्तर पर उन्होंने खेती किया है, तो वो क्या करते हैं, वो चैफ को अलग करने के लिए विनोइंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। विनोइंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमारा जो क्रॉप है ना, उसमें हस्क जो हैं, उनको आपने देखा होगा कि इस तरीके से उसको हस्क को लेकर के फार्मर क्या करते हैं, पीछे से हवा देते हैं और उसको लेकर के मटेरियल को थोड़ा थोड़ा और उसको ऊपर से गिराते हैं। ठीक है, तो हवा क्या करता है, हवा की वजह से जो हमारे इसमें हस्क है, जो भूसा है, वो क्या होता है, वो हल्का होता है। तो जब हवा चलता है ना, तो भूसा जो है वो उड़ करके दूर इकट्ठा हो जाता है। जैसे यहाँ से अगर हम इसको कर रहे हैं, पीछे से हवा दे रहे हैं, तो जो ग्रेन्स को धीरे धीरे हम नीचे की तरफ गिराएंगे, तो हवा क्या करता है कि भूसे को तो लेकर के अलग कर देता है, और जो हमारा क्रॉप्स होता है वो हैवी होता है, वो वहीं पास में ही गिरता है। तो इस तरीके से हम विंड के द्वारा दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है विनोइंग। तो हम विनोइंग मशीन के द्वारा इसको अलग करते हैं, अगर हमने छोटे स्तर पे फसल उगाया है तो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। यानी कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में हमको अंतर बताना है। अब देखिए, हमारा फर्स्ट इसमें है ये फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में आपको फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर्स जो होता है वो मैन मेड होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, यानी कि ये फैक्ट्रीज में बनाया जाता है खेतों के लिए। अगर
फील्ड की फर्टिलिटी कम हो गई है, खेतों की उर्वरक क्षमता, है ना, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स अगर फील्ड में कम हो गए हैं तो उन न्यूट्रिएंट्स को वापस मेंटेन करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि फैक्ट्रीज में बनता है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय अ डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। अब जो होता है, जो एनिमल्स के जो वेस्टेज होते हैं और जो प्लांट्स के वेस्टेज होते हैं, ठीक है, जैसे पत्तियां वगैरह हैं सड़ गई हैं, ठीक है, या एनिमल्स का जो हमारा वेस्टेज आएगा, उन सारी चीज़ों को मिला करके और मैन्योर नेचुरली बनता है, ठीक है। इन चीज़ों को सिर्फ एक जगह पे इकट्ठा करके रख दीजिए, अपने आप वो सड़ेगा, या पूरे खेतों में छिड़क देते हैं, अपने आप वो सड़ता जाता है और खेतों की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना, फील्ड की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। तो ये जो होता है ये नेचुरल होता है, जबकि ये फैक्ट्री में बनता है, इसको बोलते हैं मैन्योर। नंबर 2 क्या कह रहा है, फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। अभी बताया मैंने कि ये फैक्ट्री में बनता है, और ये कहाँ बनता है, ये फील्ड में बनता है। सारी चीज़ें जैसे कचरा सारे पत्ते हो गए, है ना, कुछ छिलके हो गए, जैसे आप जो घर में भी यूज़ करते हैं, जैसे आलू वगैरह आपने छीला उसके जो छिलके हो गए हैं ना, तो ये सब जो पिल्स वगैरह होते हैं, इन सब को इकट्ठा करके एक जगह मिट्टी के अंदर एक जगह बड़ा सा गड्ढा करके अगर आप उसमें डाल देते हैं तो ये धीरे धीरे सड़ करके और ये क्या तैयार हो जाता है, मैन्योर। फिर इसको फील्ड में छिड़क दिया जाता है। तो आप इसको डायरेक्टली फील्ड में इसको रेडी कर सकते हैं, जबकि ये कहाँ रेडी होता है, फैक्ट्रीज में। नेक्स्ट है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब फर्टिलाइजर्स जो ये फैक्ट्रीज में बनता है, इसमें बहुत अधिक अमाउंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। मान लीजिए कि आपने जो खेती कर रहे हैं, जो फील्ड है, उसमें पता पड़ा आपको, आपने टेस्ट करवाए तो पता पड़ा उसमें कि नाइट्रोजन कम है, ठीक है, तो हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से नाइट्रोजन रिच वाला, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, ऐसा फर्टिलाइजर लेके आते हैं और पूरे ग्राउंड में उसको छिड़क देते हैं। तो सडनली, मतलब बहुत जल्दी ही उस ग्राउंड को नाइट्रोजन मिल जाता है, मतलब उसके पास नाइट्रोजन नहीं था और नाइट्रोजन उसको मिल जाता है ग्राउंड में, ठीक है ना। तो जो फसलें उसमें हैं जिनको नाइट्रोजन की कमी थी, अब वो कमी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके ग्राउंड में फॉस्फोरस की कमी है तो आप फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइज़र ले आइए, यदि पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम वाला फर्टिलाइज़र मार्केट से ले आइए, और इसको हम फील्ड में डाल देते हैं तो बहुत जल्दी ये फास्ट काम करता है और तेज़ी से ये उसके न्यूट्रिएंट को, जो ग्राउंड में जो चीज़ कम है, फॉस्फोरस कम है, पोटेशियम कम है, नाइट्रोजन कम है, तो उसको पूरा करता है। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब मैन्योर की बात करें तो मैन्योर में कोई ऐसा नहीं होगा कि उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस या पोटेशियम बहुत अधिक अमाउंट में है। किसी में नाइट्रोजन वाला मैन्योर हो, या कोई फॉस्फोरस वाला मैन्योर हो, या कोई पोटेशियम वाला मैन्योर हो, ऐसा नहीं होता है। मैन्योर जो होता है उसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये कम, मतलब धीरे धीरे ये काम करता है, ऐसा नहीं कि फास्ट काम करेगा, ठीक है। जैसे हम मेडिसिन की बात करते हैं कि अगर इंग्लिश मेडिसिन होता है वो जल्दी काम करता है, लेकिन आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होता है वो धीरे धीरे काम करता है। ठीक उसी तरीके से मैन्योर जो होता है ये लंबे टाइम तक काम करेगा, हमारे फील्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर आपको इमीडिएट जल्दी चाहिए आपको कि हमारे फील्ड को नाइट्रोजन मिल जाए, तो फिर हमको फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैन्योर से काम नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप पहले से ही अगर फील्ड में मैन्योर का यूज़ करते आ रहे हैं, तो वहाँ पर मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है और वो भी नेचुरल तरीके से। नेक्स्ट है, दे कैन बी हार्मफुल इफ़ यूज़ एक्सेसिवली, है ना। अगर हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो फर्टिलाइजर्स का अगर इस्तेमाल ग्राउंड में ज़्यादा किया जाए तो ये नुकसानदायक होता है पौधों के लिए। लेकिन मैन्योर जो होता है वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि ये नेचुरल होता है। फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। अब फर्टिलाइजर्स जो होता है वो मिट्टी के साथ मिलता नहीं है, ठीक है ना, मिट्टी के साथ मिक्सअप होकर के उसको ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि मिट्टी का एक पार्ट नहीं बनता है। फर्टिलाइजर्स का काम है कि आपने उसको मिट्टी में डाला और वहाँ पे इसने नाइट्रोजन को बढ़ाया, प्लांट से नाइट्रोजन को यूज़ किया, बस बात खत्म, ठीक है। जबकि मैन्योर जो होता है वो अंदर से ताकत देता है मिट्टी को, ठीक है। मिट्टी में ह्यूमस को ये प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस, मिट्टी को ह्यूमस देता है, इसकी उर्वरकता को बनाए रखता है और लंबे टाइम तक बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ अपना काम किया, सिर्फ न्यूट्रिएंट दिया, नहीं, बल्कि इसने मिट्टी को अंदर से काफ़ी मजबूत बनाया। ओके, तो ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर, इन दोनों में ये हो गया डिफरेंस, ठीक है। आप लिख चुके हैं पिछले वीडियो में, अभी हम केवल इसको केवल समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट इज़ इरिगेशन? इरिगेशन क्या होता है? डिस्क्राइब टू मेथड, हमको कोई दो मेथड यूज़ करना है जिसमें हम पानी को कंजर्व करते हुए यानी कि पानी को बचाते हुए और इरिगेशन भी कर लें। तो इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई करना। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। समय समय पर, है ना, जैसे जैसे ज़रूरत हो हमको उस तरीके से समय समय पर एक रेगुलर इंटरवल्स, टाइम इंटरवल्स के बाद पौधों को पानी पिलाना, ये कहलाता है इरिगेशन, यानी कि सिंचाई करना। ठीक है, हमने जैसे पानी पिलाया, फिर अब हमको महसूस हो रहा है कि कितनी देर बाद हमको वापस पौधों को पानी पिलाना है, वापस फिर हम पौधों को पानी पिलाएंगे। तो बीच में जो हम गैपिंग दे रहे हैं उसको हम बोलेंगे टाइम इंटरवल्स। ठीक है ना, बीच में हम रुक रहेंगे और फिर पौधों को वापस पानी पिलाएंगे। ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते रहते हैं और इसी प्रोसेस को बोला जाता है इरीगेशन। व्हेन क्रॉप्स आर इरीगेटेड, जब क्रॉप्स इरीगेटेड होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर, तो जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जब आप पौधों को पानी पिलाते हैं तो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स उस पानी में सॉल्बल हो जाते हैं और सॉल्बल होकर के वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पौधे के हर एक पार्ट में। जड़ें जो होंगी वो उस पानी को, उस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और उस वाटर में आपके क्या रहेगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी सारा सॉल्बल हो गया है। ठीक है, तो पानी के साथ सारा न्यूट्रिएंट्स भी रूट के थ्रू पौधे के हर एक भाग में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि इरिगेशन करना जरूरी होता है, पौधों को पानी पिलाना। अब आपके पास वाटर को कंजर्व करके, है ना, सुरक्षित रख करके, बहुत ज़्यादा खर्च न हो, पानी को बचा करके और हमको इरिगेशन भी करना है, इसके लिए हमारे पास दो अच्छे मेथड होते हैं। पहला होता है स्प्रिंकल मेथड, स्प्रिंकल सिस्टम। ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि देखिए, मैं डायग्राम से आपको बता रही हूँ, ऐसे अभी मैंने यहाँ पे फेयर बनाया नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक ये पाइप ले लिया, ठीक है, एक ये हमारा मेन पाइप होता है जिसमें पानी आएगा यहाँ से, उसके उस पाइप में क्या होगा कि इस तरीके से बड़े बड़े, रुके मैं डायग्राम बना के आपको बताती हूँ रफली। देखो बच्चों, ये हमारा, इसमें एक मेन बड़ा ये पाइप होता है, ठीक है, यहाँ से इसमें पानी पूरा सप्लाई हो रहा है और इसमें परपेंडिकुलर, यानी कि इस तरीके से थोड़े थोड़े दूर पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे ऐसे और भी पाइप्स लगे होते हैं। और ये जो पाइप होते हैं ये पूरे फसल में फैले होते हैं। इनके ऊपर यहाँ पे नोज़ होता है, ठीक है, जिसमें होल होता है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे नोज़ होता है ऊपर में। और ये जो नोज़ होता है ये रोटेट करता रहता है, घूम सकता है, ठीक है, यहाँ से। और ये पूरे ग्राउंड में, इसको पूरे क्रॉप्स में फैलाया गया रहता है। अब यहाँ से पानी आएगा, ठीक है, वाटर यहाँ से इधर की तरफ जाएगा, नोज़ ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, जैसे आपके बाथरूम में शावर होता है वैसे ही ऐसे से ये नोज़ घूम सकता है। ये मूव करता ही रहेगा, कंटिन्यू मूव करते हुए। अब इसमें से जो पानी निकलता है ना, ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही हो, तो बारिश की पानी की तरह से दूर दूर तक छिड़काव होता है, यानी कि पानी इसमें जितना आएगा उसका सही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बारिश की पानी की तरह से पूरे पौधों में इसका छिड़काव होता रहेगा, ठीक है। तो ये इरिगेशन का जो मेथड होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंकलर मेथड। अब आप एक बार देख लीजिए। इन दिस मेथड the perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals। मतलब थोड़े थोड़े दूर पर परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं जिनके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स लगा होता है टॉप पर, ठीक है। ये जो ज्वाइंट होते हैं इस तरीके से पूरा इसमें फैला होता है पूरे पौधों में। When water is allowed to the flow, जब पानी को हम उसमें छोड़ते हैं, the main pipe अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप, तो पानी जो होता है प्रेशर के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और वो जाता है उन परपेंडिकुलर पाइप्स में भी। इट स्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, नोजल्स के रोटेटिंग नोजल्स से प्रेशर के साथ पानी क्या होगा, वो अब छिड़का, बारिश की तरह से छिड़काव होना शुरू हो जाता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ़ इट इज़ रेनिंग, बिल्कुल ऐसे ही ये पूरे पौधों में फैलेगा जिस तरीके से बारिश हो रही हो। ध्यान रहे, इरिगेशन का मतलब होता है कि जो हमारी तरफ से, है ना, फार्मर की तरफ से जो पानी पिलाया जाता है पौधों को, उसको हम बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है। अगर गॉड ने पानी पिलाया, यानी कि बारिश हुई और वो पानी अगर पौधों में जा रहा है तो वो इरिगेशन मेथड नहीं कहलाता है, ठीक है।
ठीक है ना। इरिगेशन मतलब सिंचाई करना होता है जब हम पौधों को पानी पिलाते हैं। तो पहला मेथड हो गया हमारा स्प्रिंकलर मेथड। सेकेंड हम ले लेते हैं ड्रिप सिस्टम। वैसे ही जिस तरीके से अभी आपने पाइप देखा, वैसे ही ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि पाइप जो होती हैं वो डायरेक्टली पौधों की जड़ों में छोटे छोटे एक मेन पाइप होता है और उसमें से छोटे छोटे पाइप निकल करके पौधों की जड़ों में के पास वो फैले होते हैं, ठीक है। और पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी गिरेगा। ड्रिप है ना, एक एक ड्रॉप पानी गिरता है, तो इसको ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इसमें भी वाटर का वेस्टेज नहीं होता। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट अ पोजीशन ऑफ द रूट्स। एकदम पौधों की जड़ों के पास तक हम लगा देते हैं, उसको पूरा सेटअप कर देते हैं। जब हम पानी छोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि हम जब वाटर को देंगे प्रेशर के साथ, तो वहाँ पर जाकर के बूंद बूंद करके हर एक पौधे के पास के जड़ों में पानी जाकर के गिरता है। इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स हो गया गार्डन में, ठीक है, ट्रीज वगैरह हो गए, वहाँ पर इन सिस्टम के द्वारा अगर हम इरिगेशन करते हैं तो उससे पानी की काफ़ी बचत होती है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेज एट ऑल, बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होता। और उन जगहों के लिए तो ये बूंद का मतलब होता है वरदान, है ना। ये सिस्टम उन जगहों के लिए तो वरदान होता है जहाँ की वाटर की एबिलिटी बहुत ही पुअर है, जहाँ पानी बिल्कुल नहीं मिलता है। वहाँ हम स्प्रिंकलर मेथड की जगह पर ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बूंद बूंद करके सीधे उनके रूट में हम पानी डालेंगे पौधों के, तो जितना भी पानी हम दे रहे हैं वो सारा वो पौधा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। हमारा बिल्कुल भी वाटर वेस्टिंग नहीं हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे डायग्राम है जो कि मैं आपको बना दूंगी, है ना। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डायग्राम बना करके दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। इफ़ व्हीट इज सो इन द खारिफ सीजन, व्हीट है ना, यानी कि गेहूँ को यदि बोया जाए खारिफ सीजन में, What would happen, तो क्या होगा बताइए। Wheat is a रबी क्रॉप, wheat होता है एक रबी क्रॉप, hence the require cold climate condition to be grown properly। अब ये है एक रबी क्रॉप, आप इसको बोना चाहते हो खारिफ क्रॉप में, खारिफ सीजन में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा इसके साथ, देखिए ये जो है रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप वो होते हैं जिनको कोल्ड क्लाइमेट में, है ना, ठंडे मौसम में बोया जाता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत इनको नहीं होती है। अब आप इनको खारिफ सीजन में, यानी कि बारिश के मौसम में, है ना, इफ़ इट इज़ सो इन द खारिफ सीजन, अब इनको खारिफ सीजन में जब हम इनको लगाते हैं, इट विल नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, और मे गेट डिस्ट्रॉय, है ना, और बहुत ये डिस्ट्रॉय हो सकता है पौधा टू एक्सेसिव रेन्स इन द खारिफ सीजन, क्योंकि खारिफ सीजन में तो बारिश होती है। खारिफ सीजन में हम उन पौधों को लगाते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, ठीक है। और व्हीट हमारा क्या है, रबी क्रॉप है, इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इसको उठा करके आपने इस सीज़न में लगा दिया तो क्या होगा, इतना ज़्यादा इसको पानी मिल जाएगा और क्लाइमेट भी इसके हिसाब से नहीं मिलेगा, तो ये एडॉप्ट नहीं कर पाएगा और ये पौधा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक किया था। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। Soil supplies nutrients to the crop, कह रहा है एक्सप्लेन हाउ soil get affected by the continuous plantation। अगर हम बार बार पौधों फील्ड में क्रॉप लगाए जा रहे हैं, बार बार, एक बार फसल किया हमने लगाया, फिर उसके बाद उसको काट लिया, फिर हमने दूसरा फसल लगाया, फिर उसको काट लिया, फिर हमने तीसरा फसल लगाया, बार बार हम फसल लगाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, है ना, उसको हमको एक्सप्लेन करना है कि सॉइल पर इसका, मिट्टी पर इसका क्या असर होगा। सॉइल सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, सॉइल जो होता है वो क्रॉप को क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है, ठीक है। देयर न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, अब पौधों के लिए ये न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ अ क्रॉप इन द सेम फील्ड मेक्स द सॉइल पुअर इन द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब बार बार हम पौधे लगाए जा रहे हैं, तो जो प्लांट्स उसमें हम लगा रहे हैं वो प्लांट्स क्या कर रहा है, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, ठीक है, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स ले लिया उसने और पौधा तो उग गया, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। फिर आपने उसको काट लिया, अब हमने उस मिट्टी को तो कुछ दिया नहीं, वापस फिर हमने प्लांट लगा दिया, वहाँ से जो भी उसके पास न्यूट्रिएंट्स था उस न्यूट्रिएंट्स में फिर दूसरा पौधा, चलो ठीक है, वो तैयार हो गया। अब धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती जा रही है, कम होता है, क्योंकि हम सॉइल से केवल न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, बार बार हम क्रॉप्स लगाए जा रहे हैं।
दिस मेक्स द सॉयल इनफर्टाइल। अब धीरे धीरे सॉइल क्या होता जाएगा, उसके सारे फर्टिलिटी मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स आप निकालते जा रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि मिट्टी बंजर हो गया है, ठीक है ना, ये बंजर मतलब ये पूरा जगह जो फील्ड है ये बंजर हो गया, यानी कि उसमें बिल्कुल भी अब न्यूट्रिएंट्स नहीं रह गया है। एंड देन टू बी रिप्लेनिश द सॉयल विद न्यूट्रिएंट्स फार्मर नीड टू ऐड मैन्योर टू द सॉयल। अब हमको क्या जरूरत होती है कि अब हमको, जैसे हम बार बार फसल उगा रहे हैं, तो हमको बीच में जैसे 2 बार हमने क्रॉप उगाया, तो बीच में हमको तीसरी बार ऐसा क्रॉप उगाना चाहिए जिससे कि जैसे दाल वाले पौधे, ठीक है, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी वापस बरकरार हो रहे, ठीक है ना, वापस उसको फिर पूरी ताकत मिल जाए, है ना, सारे न्यूट्रिएंट्स वापस जो है अवेलेबल हो जाए मिट्टी में। या बहुत ज़्यादा हमको मैन्योर वगैरह छिड़काव करना चाहिए, मतलब हमको मिट्टी को भी उसको पूरा न्यूट्रिएंट देना है और फिर उसमें हमको क्रॉप लगाना है। अगर हम मिट्टी पे ध्यान नहीं देंगे, केवल क्रॉप बार बार लगाते जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मिट्टी जो होगी वो बिल्कुल भी, सॉइल जो होगा वो इनफर्टाइल हो जाएगा, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। फिर हम उसमें कोई भी पौधा लगाते हैं तो वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि उसको बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये 8 तक मैंने आपको बता दिया। पिछले वीडियो में हमने 8 तक ये लिख रखा था और अभी हमने ये एक्सप्लेन कर लिया। आगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।